किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी पहले ले ली थी इसके पिछले वाले वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले एरिस्टोटल साहब का पढ़ा था। एरिस्टोटल साहब ने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल। एनिमल में अच्छा यहाँ पे एक मतलब किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं उनका नाम, किसी ने पूछा था कि एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बता दूं ये बहुत एलिमेंट्री लेवल की चीज़ है। जैसे अब मैं अगर क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूँ कि वो कक्षा 10 तक पास होके ही आए होंगे क्लास 11th में, तो इसलिए बहुत एलिमेंट्री चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ वीडियो में, क्योंकि टू दी पॉइंट चलने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या है कि उन्होंने जो एरिस्टोटल साहब ने जो किया था क्लासिफिकेशन, उसमें क्या किया था कि उन्होंने प्लांट बताया था और एनिमल बताया था और एनिमल्स बता दिया था। तो प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में। हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में। और एनिमल्स के लिए अब यहाँ पे देखना, जो एनिमल्स का हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं, अब ये हर्ब, श्रब और ट्री ये कोई नया टर्म हमारे लिए नहीं है। अगर हम लोग देखें तो क्लास मतलब बहुत छोटी क्लास में, अगर हम लोग क्लास 5th का अगर साइंस उठा करके देखें तो वहाँ पे ये वाला नाम हमको देखने को मिल जाएगा, हर्ब, श्रब और ट्री। अब अगर ये मैं क्लास 11th के बच्चे को पढ़ाऊँ तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ चूँकि किसी ने पूछा था तो जानने की बात है। हर्ब का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, तो ये हर्ब है। हर्ब का मतलब ऐसे मतलब जैसे हम लोग उसमें ले सकते हैं घास वास जो होती थी, जैसे साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन। साइनोडॉन क्या होता है, अब ये एक नया टर्म आ गया, ये जानने योग्य बात है तुम्हारे लेवल पे। तो साइनोडॉन होता है क्या, साइनोडॉन हम लोग दूब घास को बोलते हैं, जो नॉर्मली देखा जाता होगा दूब घास, छोटी छोटी घास होती है, उसको बोलता है, तो वो आ जाएगा हर्ब में। श्रब में क्या होगा, जो छोटे पौधे होते हैं वो सब आएंगे श्रब में। और ट्री में क्या होता है, वट वृक्ष, देखा होगा वो औरतें लेकर के खुद धागा घूमती रहती हैं ऐसे चारों तरफ, तो वो आता है ट्री में। ठीक है, तो ये हर्ब, श्रब और ट्री ये उन्होंने डिवीजन किया था। ये मैंने नहीं बताया था इसी वजह से क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि क्लास 11th के बच्चों को ये आता होगा, बेशक आता भी होगा जो मेरे व्यूअर हैं, क्योंकि मेरे वही व्यूअर हैं जिनको मैं 10th तक पढ़ाया हूँ और मैंने पढ़ाया है तो मैंने बता दिया है पहले ही। और बाकी टीचर्स पता नहीं बताते हैं या नहीं बताते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। बट एनिमल्स में हम लोग बात करें तो एनिमल्स में जो दो टर्म आए थे वो एकदम नया टर्म था, वो इसके पहले कभी नहीं सुना होगा आपने, कि एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक ए नाइमा और एक ई नाइमा। ठीक है, तो ये दोनों नए टर्म थे। इसके बारे में पूरी जानकारी पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और वहाँ पर वीडियो आप देख लीजिए, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किंगडम मोनेरा को आगे कैरी ऑन करते हैं। आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी अगर ऐसा टॉपिक हो जो न समझ में आया हो वीडियो देखने के बाद, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो बताया जाएगा आपको। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो आप बेहिचक कहीं से भी बायोलॉजी का कुछ भी BSc तक के सिलेबस का आप पूछिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता के दिखाऊँगा। ठीक है, फिर चाहे वो बायोलॉजी का हो या केमिस्ट्री का हो, आप पूछ सकते हो, वो आपको दे दिया जाएगा उसका अलग से वीडियो। ठीक है, तो हम लोग किंगडम मोनेरा को आगे कैरी ऑन करते हैं। हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि किंगडम मोनेरा जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कोपलैंड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा, कोपलैंड के द्वारा। कोपलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक अलग किंगडम बनाया था जिसका नाम रखा गया था कोपलैंड। बड़ा आश्चर्य की बात है कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की एक अलग से किंगडम बना दिया गया। तो हाँ, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही एक अलग से किंगडम बनाया गया, और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बैक्टीरिया एक तो बहुत डाइवर्स, मतलब ये कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ये डाइवर्जिंग थे। इन लोगों के पास बहुत सारे कैरेक्टर होते थे। ठीक है, और इनका नंबर बहुत ज़्यादा था। जैसे अगर हम लोग अभी बात करें कि हम लोग ऐसे ठेले पर जाते हैं, गप्पा का गोलगप्पा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इनटेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ होता नहीं है। उसका क्या रीज़न है अभी मैं बताऊंगा कुछ देर में, देखते रहिए बस। तो कोपलैंड ने इसलिए इनके लिए एक अलग से किंगडम बना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ये जो मोनेरा वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया होती हैं, वो प्रिमिटिव होती हैं, यानी बहुत पुराने हैं। ये लोग बुजुर्ग हैं, दादाजी टाइप, दादा दादी लोग हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि दादा का नाम क्या है तो बता देना यही बैक्टीरिया, और कुछ बताने का नाम होगा तो एक बैक्टीरिया का नाम ले लेना। डायलिस्टर निमोसिंथिस मेरे दादा थे। सामने वाला परेशान किए मतलब किस कहाँ से आए हैं लोग, तो प्रिमिटिव थे ये लोग।
बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक थे। हम लोग इनके बारे में पढ़ा था कि ये प्रोकैरियोटिक थे। ये कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे, माइक्रोस्कोपिक थे, यानी उन लोगों को हम लोग नेकेड आई से मतलब नहीं देख सकते थे। अच्छा ठीक है, नेकेड आई का क्या मतलब है? नेकेड आई का मतलब ये हो गई नेकेड आई, ठीक है। अब मैंने चश्मा पहन लिया तो क्या ये मेरी आँख नेकेड आई नहीं रह गई, अब मुझे बैक्टीरिया दिख रहा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। नेकेड आई से कहने का मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया जो होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया व्यू उसका आता है, ठीक है। तो वो बुक में तुमको फिगर मिल जाएगा इसका। तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूबिक्यूटस और कॉस्मोपॉलिटन, हमने ये टर्म यूज़ किया था। इसका क्या मतलब है ये भी मैंने बताया था कि यूबिक्यूटस और कॉस्मोपॉलिटन करने का मतलब है जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, ठीक वैसे ही बैक्टीरिया भी सर्वव्यापी है। यानी कि जहाँ पर हम जीवन की हल्की सी भी संभावना का इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वहाँ पर हल्की सी संभावना है, इनफैक्ट जहाँ हम लोग तो एकदम रह ही नहीं सकते, वैसी सिचुएशन में भी कौन रह लेता है? बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत प्रिमिटिव है ना, और ओल्ड इज गोल्ड ऐसा नहीं है। एक्टिव बैक्टीरिया वो लोग वो इसलिए कैसी भी कंडीशन में रह सकते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। उनको डिस्ट्रॉय कैसे करना है अभी देखना बताऊंगा, कैसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर लेते हैं उनको, ठीक है। ये हमने देख लिया था। उसके अलावा हमने देखा था कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल है तो वो किसका किसका बना होगा? तो हमने देखा था म्यूरिन का हो सकता है बना हो, स्यूडोम्यूरिन का बना हो, या सेलुलोज का बना हो। अब देखना यहाँ पे जो व्यूअर होंगे उनके लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आ सकती है सेल वॉल में जो मैं नहीं बता रहा हूँ। स्यूडोम्यूरिन या म्यूरिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मतलब मेनली जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन और शुगर का बना होता है, ठीक है। उसके लिए एक नई चीज़, अब अगर मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँ, ये बीएससी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आप पढ़ने जाओगे तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारी जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। उसमें होता क्या है, दो टर्म आते हैं, एक आता है नाम और एक आता है नाग, ठीक। इसको कुछ लोग नैम और नैग भी पढ़ते हैं, तो अपना अपना बोलने का तरीका जो भी पढ़ लें। मैं इसको नाम और नाग पढ़ता हूँ क्योंकि हमको इसे ज़्यादा जल्दी याद हो गया था। तो नाम का मतलब होता है नाग का मतलब होता है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और नाम का मतलब होता है एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये होता है नाम और नाग। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लिख लीजिए आप इसका नाम, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन और एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड। यहाँ से एक क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, क्या आता है वो मैं बता दूंगा, ठीक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो टू दी पॉइंट बताऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेरे लेक्चर देखने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको ना आए। तो नाम और नाग की स्टडी हम लोग अभी थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि हम लोग का जब सेल वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम लोग को एक सेल वॉल करके पूरा टॉपिक ही दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग नाम और नाग की बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक। तो अभी बस इतना, इसका फुल फॉर्म याद करके थोड़ा सा आप रुके रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखें तो इसमें बैक्टीरिया में हमने देखा था कि बहुत ही फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, ये बहुत तेज़ी से अपने नंबर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, आप ठीक जाके वीडियो देख लीजिए पिछला वाला, उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके अलावा हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था कि ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, या ये और कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग ETC लगा दें, ठीक है। तो ये हमने देखा था। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिएगा एक काम की बात है, इसे याद रखिएगा। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होंगे? पहले तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है ये जान लें। ऑटोट्रॉपिक यानी जो अपना खाना खुद से बना ले, किसी और पर डिपेंड ना हो खाने के लिए, तो उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में एक आता है कीमो ऑटोट्रॉप, एक आता है कीमो ऑटोट्रॉफ, और एक आता है
फोटो ऑटोट्रॉप, एक आता है फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो क्या होता है कीमो ऑटोट्रॉप और क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉप, वो बता दे रहा हूँ और फटाफट से अपनी नोट्स में आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो कीमो ऑटोट्रॉप समझते जाइएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा, हम रुके हुए हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, जैसे जब फोटोसिंथेसिस होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में हमको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन वो कहाँ से लेंगे? तो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 7th में, क्लास 5th में पहली बार फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता है, क्लास 7th में पहली बार उसका रिएक्शन बताया जाता है, और उसके बाद ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो वहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया गया होगा कि उसमें हमको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन अब तक जो हमने स्टडी की है उसमें हम लोगों ने देखा रहा होगा कि वहाँ वाटर होता था। क्या होता था? वाटर। इसको बताया भी जाता है, हिंदी मीडियम के जो लड़के होते हैं उनको पढ़ाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो बताते हैं कि सूरज की रोशनी, सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में, मतलब के उपस्थिति में जो सनलाइट होती है, ये क्लोरोफिल होता है लीव्स का, वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, जिसमें से हमको हाइड्रोजन मिल जाती है, और वो हाइड्रोजन यूटिलाइज होती है खाना बनाने में, और आगे चल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉप में क्या होगा? ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट H2O से पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो हमें बस यही जानना है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक कीमो ऑटोट्रॉप और एक फोटो ऑटोट्रॉप। तो कीमो ऑटोट्रॉप क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या कीमो ऑटोट्रॉप ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको कंप्लीट करने के लिए H2S लिया जाता है। क्या? H2S। यानी H2S जो होती है गैस होती है, और ये गैस जब भी याद आती है तो हमको अपना स्कूल याद आने लगता है। हर स्कूल में ऐसा होता होगा, स्कूल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बड़ी गजब की बदबू आती है केमिस्ट्री लैब से, वो इसी का नतीजा होता है। उस दिन केमिस्ट्री वाले जा कर के साल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं सीनियर बच्चे, तो उसमें H2S गैस की ज़रूरत पड़ती है साल्ट एनालिसिस में, ठीक है। तो वहीं पर H2S गैस का ज़रूरत पड़ता है, तो इसको प्रोड्यूस कराते हैं H2S गैस को। तो वो जब प्रोड्यूस कराते हैं तो करते क्या है, लैब में नहीं रखते हैं प्रोड्यूस कराते समय, क्योंकि लैब में रख देंगे तो नरक हो जाएगा, लैब में रहने लायक नहीं है। तो इसलिए उसको प्रोड्यूस कराते हैं तो बाहरवां रख देते हैं उसको, ठीक। और उसमें एक को लगाते हैं पाइप, छोटा पतला सा पाइप ही बोल रहा हूँ उसको, एक अलग से भी उसका नाम होता है, ठीक। तो वो पाइप लगा देते हैं। अब उस पाइप में से गैस निकलती रहेगी, और वो निकलती रहेगी तो महकती रहेगी, पूरा स्कूल एकदम गमगीन हो जाता है पूरा। तो बड़ा भद्दा इसका स्मेल होता है H2S गैस का। तो ये जो H2S गैस है यहीं से तो कीमो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या होता है, H2S। यानी H2S गैस से, या हम लोग ऐसे समझें कि ये जो H2S है, ये जो कंपाउंड है हमारे पास H2S, इसकी मदद से वो लोग हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जबकि फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होता है कि हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन होता है हमारे पास, H2O। कौन होता है हमारे पास, H2O। तो याद रखना है फोटो ऑटोट्रॉप में H2O होगा, यानी पानी होगा, जिसकी मदद से हम लोग हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, हम लोग नहीं मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और कीमो ऑटोट्रॉप में क्या होगा, H2S होगा, जिसकी मदद से वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इतने तक में कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक बहुत सिंपल है, सेप्रोफिटिक भी बहुत सिंपल है, हम लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसमें भी जैसे अभी मैंने कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप बता दिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें और ज़्यादा आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएँ तो और ज़्यादा हमें मिलेगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि मतलब वो बताया नहीं क्या, वो मैं बता दूंगा, बताना होगा तो, पर अगर आप पूछेंगे तो हमें पता सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसमें कीमो ऑटोट्रॉप में कीमोलिथोट्रॉप होता है, ठीक है, वैसे ही फोटोलिथोट्रॉप होता है, ठीक। तो ये आगे इसका और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर हमें उसमें नहीं ध्यान देना है, ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे एक चीज, इनके जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया के, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन करिएगा और मार्क कर लीजिएगा। ये नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम का ये क्वेश्चन है
कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप होते हैं, यानी बैक्टीरिया के राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप राइबोसोम होते हैं। इसे फटाफट से लिख लीजिए, 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम आर फाउंड इन बैक्टीरिया। ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम आर फाउंड इन बैक्टीरिया। अगर हम एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा राइबोसोम का। बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 यूनिट होती है राइबोसोम में। राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, एक ये लार्ज यूनिट, एक ये लार्ज यूनिट और एक ये स्मॉल यूनिट, एक ये स्मॉल यूनिट। ठीक है, ऐसे राइबोसोम में 2 यूनिट होती है। राइबोसोम अगर याद ना हो तो बता देते हैं, थोड़ा सा भी आगे आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसमें राइबोसोम का और फंक्शन बताऊंगा सेल वाले चैप्टर में। इसका प्रोटीन सिंथेसिस में मदद मिलती है इससे। तो ये लार्ज और स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम में। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट जो है, इसी को लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट बोला जाता है। क्यों सब यूनिट बोलते हैं? क्योंकि राइबोसोम एक यूनिट हुई, राइबोसोम एक यूनिट हुई। अब इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं हमें, तो इसलिए इनको सब यूनिट बोल दिया गया। ठीक है, तो राइबोसोम में 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो देखना, राइबोसोम हमने बताया बैक्टीरिया का राइबोसोम जो होता है वो कैसा होता है? 70S। वो कैसा होता है? 70S। ठीक है, अब ये 70S टाइप का राइबोसोम है, तो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट का क्या मतलब है बता दे रहा हूँ। लार्ज इसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है बैक्टीरिया की, जो लार्ज सब यूनिट होगी वो होगी 50S, वो होगी 50S, और स्मॉल सब यूनिट जो होगी वो होगी 30S। अब बड़े ध्यान समझना, यहाँ पे गलती हो सकती है। एक 50S है, एक 30S है, तुरंत जोड़ करके हम लोग कह देंगे तो 70S गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, जोड़ना नहीं है क्योंकि ये बायो है। इतना अगर जोड़ने का शौक था तो फिर बायो नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ जोड़ने का काम बिल्कुल मत करना। ये हम बता देते हैं, ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं क्यों इसको जोड़ना नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर S को हम समझते हैं, ये S क्या होता है। ठीक है, ये नहीं बताया जाता है तो ऐसा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो 70S जो लिखा हुआ है, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जैसे मान लो मैं ये ऐसे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर मुझे ऐसे बोटी 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 काट दिया जाए, ठीक है, और मुझे एक ड्राम भर में पानी भरा हुआ है उसमें डाल दिया जाए, तो मेरा कौन सा पार्ट जल्दी सेडिमेंट होगा, कौन सा देर में सेडिमेंट होगा। ठीक है, तो इसी के लिए यह है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इसी आधार पर 50S और 30S किया गया है। तो इसको जोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि 50 और 30 जोड़ करके 80 ले आ देंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोम होते हैं उनमें जो दोनों यूनिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितने कितने S की। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें हो सकता है कि तुम्हें ये ना बताए कि वो 70S का है। ठीक है, और ऐसे दे दे क्वेश्चन तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर तुम उठा करके देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पक्का तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था राइबोसोम। इसके अलावा हमने देख लिया था कि जो बैक्टीरिया के डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है, सर्कुलर होता है। जैसे हम लोग का डीएनए सर्कुलर नहीं होता है, हम लोग का डीएनए ऐसे 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 चला जाएगा। ठीक है, आगे ना, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। उन लोग का सर्कुलर मतलब ये ऐसे ऐसे डबल स्ट्रैंडेड तो होगा ही, 2 स्ट्रैंड होंगे। ठीक है, ऐसे होगा, लेकिन इसी में जो ये सीधे जा रहा है ये सीधे ना जा करके ऐसे मुड़ा हुआ होगा। ठीक, ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक, तो मतलब ऐसे अगर तुम एक गोला बना लो, अब तुम्हारा आर्ट बहुत बढ़िया होगा तो बनाते रहना इसको बैठ करके एकांत में। ये अगर एक गोला है, ठीक, तो इसी में वैसे इसे कर लो। ठीक, ये है तुम्हारा बैक्टीरिया का डीएनए। अभी ये एक स्ट्रैंड बना हुआ है, दूसरा मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं कुल खिचड़ी हो जाएगा। तो अपने में बना लेना, अगर बनाने का मन हो। इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं फिगर विगर नहीं पूछाएगा। बस जान समझ लो इसको कि सर्कुलर डीएनए का क्या मतलब है। और ये बात याद रखना कि ये जीसी रिच होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा गया क्वेश्चन, एक तो जीसी रिच यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा चुका है वो ये कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वहाँ मतलब बैक्टीरिया के एक ऐसे हम समझे कि उसके न्यूक्लियस में या डीएनए के अरेंजमेंट में वहाँ न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन देखा जाता है या नहीं। मैंने कल समझाया था पिछले लेक्चर में कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, उसको आगे फिर से समझाऊंगा सेल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो ऐसे ही क्लस्टर्ड फॉर्म में से बिखरा हुआ होता है। ऐसे अगर तुम उसको देखोगे तो ऐसे बिखरा हुआ होगा।
ठीक, बिखरा हुआ सा दिख जाएगा। इसी को न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। देखना बुक में ये टर्म दिखेगा तो घबराना नहीं, न्यूक्लियोइड कौन सा नया टर्म है, बस यही है, बस वो बिखरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया। फिर उसके बाद इतने क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की। हेडिंग डाल लो बैक्टीरिया। थोड़ा सा हम लोग कुछ एक जनरल चीज़ें जान लेते हैं। ये एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ भी लिया जाता है और कभी कभार ऐसे जनरल नॉलेज की तरह भी इसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो लिख लो फादर एंड फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया। फादर एंड फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का फादर भी बैक्टीरिया होगा। भैया को उसको बोला गया फादर ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया होगा। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? नहीं, कोपलैंड ने किंगडम की डिस्कवरी की थी। याद रखना है हमें, बैक्टीरिया किंगडम की डिस्कवरी की गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि कोपलैंड को हम लोग फादर कह देंगे। ठीक है, फादर एंड फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया कौन है? तो लिख लो फादर एंड फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी लिखना, फिर उसके बाद वॉन लिखना, VON वॉन, फिर लीवेनहॉक। लीवेनहॉक की स्पेलिंग हमको नहीं याद, अपने में से देख के लिख लेना। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, तो फादर एंड फाउंडर कहा जाता है इनको, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ये लीवेनहॉक की स्पेलिंग लिख लेना अपने से। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख लो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनका नाम लिख लो। इनका नाम सबसे पहले क्लास 8th में आता है। एक एक्सपेरिमेंट हमको बताया जाता है वहाँ पे, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट, शायद याद आए वो वाला चिपना। वो हमको लुईस पास्चर का नाम सुन के वो पूरा पेज याद आता है। उसमें आटा बना हुआ था, ईस्ट भी डाला गया था आटा में और आटा सड़ गया था। ऐसा एक्सपेरिमेंट था। तो देखोगे लुईस पास्चर लिख लो। फिर एक लाइन लिखो, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया गोज टू, इन्हीं का नाम लिख लो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया गोज टू एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब देखो बड़े ध्यान से कि हुआ क्या था कि लीवेनहॉक जो थे वो डच के मतलब नेचुरलिस्ट थे, मतलब अच्छे लोग थे। कहने का मतलब नेचर से जो प्यार करता है हमको बहुत अच्छा लगता है, तो नेचुरलिस्ट थे, अच्छे लोग थे, मेरे नज़र में वो अच्छे हैं। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था कि उन्होंने एक रुका हुआ पानी देखा था। ठीक है, जैसे कहीं पानी अगर एक जगह रुक जाए तो तुमने भी देखा होगा उसमें धीरे धीरे सड़न आने लगता है। कवि लोग इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हिंदी साहित्य जगत में ये बड़ा प्रचलित है कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी नहीं सड़ता है। अब इस पर न जाने कितनी लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे सब कुछ है। ठीक है, तो देखना कि जो रुका हुआ पानी था उसी में सबसे पहले लीवेनहॉक ने देखा था कि एक छोटे छोटे कुछ इनको जीव दिख रहे थे। ठीक है, तो उसको लीवेनहॉक ने नाम दिया था। लीवेनहॉक ने उसका नाम बैक्टीरिया नहीं बताया था, उन्होंने इसका नाम क्या बताया था? एनिमलक्यूल। क्या बताया था? एनिमलक्यूल, कि ये एनिमलक्यूल है, यानी छोटे छोटे एनिमल्स थे तो उनके हिसाब से वो एनिमलक्यूल नाम दे दिए थे। ठीक, एनिमलक्यूल, या कहीं कहीं इसका नाम वाइल्ड एनिमलक्यूल भी लिखा होता है, तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर साइंटिस्ट जिनका तुमने अभी भी नाम लिखा है। लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया के लिए एक नया टर्म यूज किया था, जर्म। एक नया टर्म यूज किया था, क्या? जर्म। तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि जर्म टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो हम लोग क्या बताएंगे? लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर के द्वारा जर्म टर्म दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर भी दोबारा एंट्री होती है बहुत दिनों के बाद, कार्लस लिनस की। और लिनस ने बैक्टीरिया का एक एकदम अतरंगीन, जैसा इसका खुद का नाम वैसे ही इन्होंने बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज किया था, काओस। ठीक है, एकदम नहीं चला ये वर्ड। जर्म तो आज भी कभी कभी सुनने को मिलता है प्रचार में, टीवी में देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काओस तो एकदम नहीं। हाँ, हायर स्टडी करोगे तो हो सकता है कि काओस तुम्हें देखने को मिल जाए, पर ये बड़ा फ्रिक्वेंटली अभी भी आम तौर पे यूज किया जाता है, पर काओस नहीं यूज किया जाता।
अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा अभी तक बात हुई कि बैक्टीरिया का फादर फाउंडर कौन है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर फाउंडर कौन है, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा, फिर किसी और ने उसका नाम क्या रखा, दूसरे लोगों ने, ठीक। लेकिन अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया कि आखिर तब बैक्टीरिया नाम किसने दिया। वो भी तो कोई होगा जिसने बैक्टीरिया बताया होगा। तो लिखो, द टर्म बैक्टीरिया वॉज गिवन बाई, द टर्म बैक्टीरिया वॉज गिवन बाई एहरनबर्ग, एक साइंटिस्ट थे, एहरनबर्ग। द टर्म बैक्टीरिया वॉज गिवन बाई एहरनबर्ग। अब याद रखना कि बैक्टीरिया के लिए कुछ मतलब ये थ्योरी आई हैं, जैसे कोश पास्चुलेशन, जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा एक स्टेनिंग की गई थी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम तुमको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बता देंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है और वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी समझा देंगे। लेकिन कोश पास्चुलेशन नहीं बताएंगे, वो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में मिलेगा, ठीक है। उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है 11th क्लास में। अगर जानने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर बताऊँगा, ठीक है। तो ये कोश पास्चुलेशन था। अब इसके अलावा मतलब ये इतना हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के। अगर साइज की देखें तो बहुत वेरिएबल साइज होती है, 0.1 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन से ये हम लोगों को 10 माइक्रोन तक दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो साइज इनका, लिख लो साइज फ्रॉम 0.1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन, फ्रॉम 0.1 माइक्रोन 0.01 कर लेना है यहाँ पे, और भी छोटे होते हैं, 0.1 थोड़ा बड़ा हो गया, 0.01 से 10 माइक्रोन, ठीक है। 0.01 से 10 माइक्रोन होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखो द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, इसका नाम लिख लो बैगियाटोवा मिराबिलिस, इसका नाम है। इसका नाम लिखो द लार्जेस्ट बैक्टीरिया बैगियाटोवा मिराबिलिस। ये फिलामेंटस होती है, बहुत लंबी होती है। इसकी साइज मतलब हम लोग जैसे अभी पढ़े ना, एवरेज साइज 0.01 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, लेकिन इसकी साइज सेंटीमीटर में देखने को मिल जाती है, ठीक। हाँ, देख सकता है ये नेकेड आई से, ठीक। तो यही कुछ एक्सेप्शन है, यही सब पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि एग्जामिनर वही ज़्यादा पूछता है जो एक्सेप्शन होता है या जहाँ संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि जहाँ पर सब कुछ, जिसको सब याद है वो क्यों पूछेगा, ठीक है। वो पूछ देगा तो फिर वही पेपर सिंपल हो जाता है। तो ये याद रखना कि ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया। अब एक और लिख लो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। नाम लिखो डायलिस्टर निमोसेंटिस, डायलिस्टर निमोसेंटिस। अंडरलाइन जरूर करना क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और पहला चैप्टर नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाया जा चुका है। नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेमिंग भी हम लोग पढ़ाया गया था, साइंटिफिक नेमिंग में रूल भी पढ़ाया गया था, और रूल में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम लोग हाथ से साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अगर नहीं करोगे तो इसके लिए सजाएं मौत दी जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा शेप की थोड़ी सी बात करते हैं। हेडिंग डाल लो शेप, शेप 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 किसी उसकी बनावट होती है। बस यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग आर्की बैक्टीरिया पे आ जाएंगे और वो हम लोग कल पढ़ेंगे। शेप लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं बता दूंगा। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया के शेप की बात करते हैं। बहुत बड़ा किंगडम है बैक्टीरिया एक्चुअली। इसमें अगर अभी मैं मतलब मैं टू दी पॉइंट चल रहा हूँ, अगर अभी मैं बताना चाहूँ इसमें, तो इसमें अकेले अभी हफ्ते भर का लेक्चर लगेगा। इसमें बहुत कुछ जानने को है इस बैक्टीरिया में। तो शेप की अगर हम बात करें तो देखो कौन कौन से शेप, मेनली 4 शेप हमको बताए गए हैं हमारे बुक में, तो उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। पहला कोकस, पहला क्या बताया गया है, कोकस। कोकस का मतलब राउंड बैक्टीरिया जो होती हैं, कैसी होती हैं, राउंड राउंड होती हैं, ऐसे स्फेरिकल शेप में, ठीक, ऐसा उनका शेप होगा, तो वो होंगी कोकस। अब कोकस में देखना, पहले इतना लिख लो कोकस,
हेडिंग डाल लो कोकस, लिखो द राउंड बैक्टीरिया, द राउंड बैक्टीरिया। अब अगर ये देखो मान लो कोई बैक्टीरिया ऐसे स्फेरिकल शेप की है, लेकिन उसका मान लो ऐसा हो जा रहा है, वो कुछ ऐसे फॉर्म में है, ऐसे 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 एक चेन की तरह दिख रही है, ठीक, ऐसे एक चेन की तरह दिख रही है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अगर ये चेन की तरह दिखेगी तो स्ट्रेप्टोकोकस, क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर यही कैसी दिखने लगे, ऐसे एक क्लस्टर फॉर्म में दिखने लगे या बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखने लगे, अंगूर के लच्छों की तरह, देन वी विल कॉल इट एज स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्टेफाइलोकोकस। पूछा क्या क्वेश्चन है, याद रखना। स्टेफाइलोकोकस, ये इतना लिख लो, स्टेफाइलोकोकस। अब ये याद रखना कि अगर मान लो तुम्हारे सामने कहीं एक नया टर्म आ जाए डिप्लोकोकस, तो क्या मतलब समझोगे? डिप्लोकोकस की स्पेलिंग होती है DIPLO, ठीक है। तो इसमें डिप्लो में जो डाई वर्ड है वो इस्तेमाल हुआ है दो के लिए, यानी कि दो ऐसे से दो राउंड में होंगे, ठीक। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे बना दें, ये ऐसे, तो ये क्या हो गया? ये डिप्लोकोकस हो गया। क्या हो गया? डिप्लोकोकस, ठीक है। डिप्लोकोकस का एक बड़ा ही मतलब जाना माना एग्जाम्पल है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया कॉज करता है ये, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसके बाद हेडिंग मतलब नेक्स्ट लिख लो, कोकस के बाद एक अगला शेप होता है रॉड शेप। रॉड शेप, तो लिख लो बैसिलस। बैसिलस, इसमें लिख लेना द रॉड शेप बैक्टीरिया comes in this group, the rod shape bacteria comes in this group. नेक्स्ट लिख लो रॉड शेप के बाद स्पाइरल। स्पाइरल ये भी बहुत अच्छा है, स्पाइरल वाला। ये एक्चुअली इनका शेप, जो रॉड शेप होती हैं रॉड वाले इस शेप के होते हैं, ऐसे, ठीक, वो ऐसे शेप में दिखेंगे। और जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल वाले ऐसे दिखते हैं, ठीक, ये ऐसे ही दिखते हैं, तो ये हो जाते हैं स्पाइरल, ठीक। मेरा आर्ट बेकार नहीं है, बैक्टीरिया ही ऐसी दिखती है, ठीक। तो ये स्पाइरल वाले हैं, तो इसमें लिख लेना स्पाइरल शेप में द बैक्टीरिया विच आर स्पाइरल इन शेप, मतलब कि एक स्प्रिंग की तरह, या ऐसे समझो कि फीते की तरह, स्प्रिंग की तरह दिखते हैं, तो इनको स्पाइरल बोला जाता है। और इसके बाद लास्ट शेप जो हमारे बुक में डिस्कस किया गया है वो है विब्रियो। वो क्या है? विब्रियो, वो है विब्रियो। विब्रियो यानी विब्रियो में लिख लो कॉमा शेप बैक्टीरिया। ये कॉमा के शेप की होती हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया ऐसी, ठीक है। तो लिख लेना इसमें द कॉमा शेप बैक्टीरिया कम्स अंडर दिस ग्रुप। इतने में कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ग्राम स्टेनिंग, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आर्कियोबैक्टीरिया पे आ जाएंगे, ठीक। तो थैंक यू। जो नहीं समझ में आया होगा वो आप पूछ सकते हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।